सहजीवन। शैलजा यहाँ मन से सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी त्रिचा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में वह त्रिचा की सहायता करेगी। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और शैलजा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। आंगन से बहू त्रिचा के झल्लाने की तेज आवाज़ें आ रही थी। आम के पेड़ पर अमरबेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही थी। त्रिचा लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती शैलजा ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमरबेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। त्रिचा उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसीलिए बेल को फेंककर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। यह परजीवी भी हर जगह उग आते हैं, बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर यह बस उसका रस चूसकर उसे सुखाकर मार कर ही दम लेंगे। त्रिचा के ये शब्द सुनकर शैलजा की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। शैलजा के कलेजे में एक हुक उठी और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे ख़त्म कर देगी। शैलजा को त्रिचा की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंशवेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमरबेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आग की कोर पर झलक आए आंसू को पोंछकर शैलजा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा हुआ प्याज टमाटर डालकर एक एक कर मसाले डालने लगी। दालचीनी, जवित्री, तेज पत्ता और पत्थर चटा को भी हाथ में लिए शैलजा क्षण भर के लिए ठिठक गई। वनस्पति शास्त्र में इसे लुईकेन कहते हैं। फफूंद और शैवाल के सहजीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु शुष्क चट्टानों पर उसे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फफूंद अपने लिए भोजन नहीं बना पाता, अतः दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फफूंद वातावरण से नमी अवशोषित करके शैवाल को देता है और उस नमी की मदद से शैवाल अपना भोजन बनाकर फफूंद को देता है। इस तरह अत्यंत शुष्क और दुर्गम परिस्थितियों में भी दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवित रह लेते हैं। प्रकृति में 2 निर्बल पौधे आपसी सहयोग का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बड़े सक्षम वृक्ष भी अपने ऊपर आश्रित बेलों को झटक कर फेंक नहीं देते, बल्कि उनका पोषण करते रहते हैं, चाहे वह स्वयं ही क्यों न सूख जाए। लेकिन हर तरह से सबल सक्षम मनुष्य अपने स्वार्थ में सबको झटक देता है। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय शैलजा पर भारी बीता। त्रिचा पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरवेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब त्रिचा दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब शैलजा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। शैलजा को उससे करना हो आई। कहने को अमरबेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल शैलजा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि त्रिचा ऑफिस चली जाती है। सुबह आने की तैयार में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसीलिए शैलजा से सामना कम ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन शैलजा को बहुत भारी लगते हैं। त्रिचा, बच्चे, उनका बेटा अमित सब घर पर रहते हैं। शैलजा को त्रिचा के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अमित के चुप रहने से होता है। पराई का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट के आए का मौन।
अमित की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है और छुट्टी वाले दिन शैलजा को लगता है कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमरवेल की तरह आमंत्रित अवासित परजीवी। 2 वर्ष पहले अमित के पिता की मृत्यु के बाद शैलजा उज्जैन के अपने पति गृह में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू भोपाल में रहते थे। उज्जैन में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। शैलजा को पति की यादों के साथ वहां रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और यहाँ शैलजा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यह दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो शैलजा अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज़्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। शैलजा तो उज्जैन छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन अमित और त्रिचा तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। अमित उज्जैन का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी शैलजा के साथ भी दोहराई जा रही थी। शैलजा कहने में भी किससे जाती। उससे दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भांपकर ही शायद पूरा मकान शैलजा के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। शैलजा ने उज्जैन का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। त्रिचा का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और अमित ने चुप्पी साध ली। एक दिन त्रिचा ने उन पर आरोप लगा दिया कि वो अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती है। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटने ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वह थक कर चूर हो जाती पर उफ तक नहीं करती। शैलजा जहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी, सोचा था कामकाजी त्रिचा को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में वह त्रिचा की सहायता करेगी। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और शैलजा को भी दोनों पोतों से के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन त्रिचा ने भाइयों को हटाकर उन्हें बाई बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगे मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन अमित उन्हें इंटरसिटी पर बिठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब शैलजा को उससे कर्तव्यपरायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। सहजीवन तो 2 जरूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी आश्रित ही बन जाना पड़ता है। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ शैलजा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली के से सामान ऑटो में रखवा कर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने शैलजा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज़ आते ही आसपास के से सब लोग आ गए। शैलजा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी झलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में शैलजा ने किराएदार रखे थे। वो दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब शैलजा भोपाल गई थी तब उनका बेटा मुन्नू 6 महीने का था। अब वह 2.5 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि ये दादी है, बस मुन्नू ताता ताती
करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात मुन्नू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। शैलजा की आंखें भीग आई। वहाँ वह हफ्तों त्रिचा को कहती रहती कि चादर और तकिए के लिहाफ बदल दे, लेकिन वह बदले नहीं जाते थे। मन्नू रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से लिपटा कर शैलजा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई है। सुबह उठने की आहट लगते ही मुन्नू की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वह यहाँ से कभी गई भी थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी मेहरी काम पर वापस आ गई। शैलजा को वापस आया देख मेहरी इतनी खुश हुई जैसे उनकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्ना मुन्ना दिन भर दादी दादी कहता आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसे आदर देते शैलजा को। मनु की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि मनु की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर से मेहरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती है, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चित होकर काम पर जा सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी मेरी बेटी आपकी छत्रछाया में सुरक्षित रहेगी। मेहरी ने हाथ जोड़कर विनती की। शैलजा को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की लक्ष्मी अगले ही दिन से शैलजा के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर के चार काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तह करके रखना, रसोई घर की साफ सफाई करना। शैलजा उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाती रहे तो वह बड़ी दिलचस्पी भी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां शैलजा के पास आ गईं। शैलजा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहल चहाट से गूंजता रहता। मन्नू भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। शैलजा का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चित चेहरे देखकर शैलजा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी। शैलजा वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे अपने आप की ज़रूरत ना हो सके हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से करो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। शैलजा का जीवन अब यही सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।